स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। किसी भी कला, विज्ञान या हुनर में शिखर तक मतलब वो टॉप लेवल तक कैसे पहुंचा जाए? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है जिनमें पैदाइशी टैलेंट होता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी प्रवीणता हासिल कर सकता है? हमारे सामने रॉबर्ट ग्रीन के मशहूर किताब मास्टरी के हिंदी सारांश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन्हें अभिषेक पटेल ने तैयार किया है और ये अंश इस विचार को मजबूती से रखते हैं कि महारत हासिल करना सिर्फ आप कह सकते हैं किस्मत या दिमाग की तेजी का खेल नहीं है, बल्कि ये सही दिशा में की गई लगातार कोशिशों, सीखने की ललक और गहरे अनुभव का नतीजा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों के जरिए प्रवीणता के इस सफर को बारीकी से समझें। इसके अलग अलग पड़ाव क्या है, वो कौन से सिद्धांत हैं जो किसी को भी अपने चुने हुए मैदान में आगे ले जा सकते हैं। चलिए इस विषय की तहों में उतरते हैं। इन अंशों की शुरुआत होती है सबसे पहले और शायद सबसे अहम कदम से, अपनी सच्ची दिलचस्पी, अपनी अंदरूनी आवाज, जिसे हम पैशन कहते हैं, उसे खोजना। इसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि बचपन से हमें किन चीजों ने अपनी तरफ खींचा और कैसे समाज या दूसरों की उम्मीदों के दबाव में आकर हम कोई गलत रास्ता ना चुन लें। ये सुनने में सरल लगता है, पर शायद ये सबसे मुश्किल कदम है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यही सच्ची लगन, वो चिंगारी है, वो अंदरूनी ईंधन है ना, जो प्रवीणता के लंबे, मुश्किल और अक्सर अकेले लगने वाले सफर पर आपको लगातार आगे धकेलता है। सोचिए, बिना किसी अंदरूनी खिंचाव के सालों साल रोजाना घंटों तक एक ही चीज में लगे रहना कितना मुश्किल होगा। यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण विचार जुड़ता है, एक स्पष्ट जीवन लक्ष्य, जिसे लाइफ टास्क कहा गया है, उसका होना। हाँ, लाइफ टास्क। आपकी लगन ही आपको बताती है कि आपकी जिंदगी का वो बड़ा काम क्या हो सकता है। इन अंशों के मुताबिक उसे पहचानना और फिर उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटकर उस लंबी दौड़ के लिए तैयार होना जरूरी है। नजरिया हमेशा लंबी अवधि का होना चाहिए। ये बात सही है। बिना उस अंदरूनी आग के शायद ही कोई मुश्किल राह पर टिका रह पाए। अच्छा, तो जब किसी को अपनी दिशा मिल जाती है, उसके बाद शुरुआती दिनों के लिए ये अंश गहन अवलोकन या डीप ऑब्जर्वेशन की सलाह देते हैं। यानी शुरुआत में कम बोलना, ज्यादा देखना और सुनना, दूसरों को काम करते हुए ध्यान से देखना, उनके तरीकों को समझना, पैटर्न पहचानना। ऐसा क्यों जरूरी है? क्या सीधे काम में कूद पड़ना बेहतर नहीं है? कूद पड़ना आकर्षक लग सकता है, हाँ, लेकिन गहन अवलोकन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये आपको सिर्फ सतही जानकारी नहीं देता। आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि क्या करना है, बल्कि ये भी आत्मसात करते हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है, उसके पीछे की सोच क्या है, बारीकियां क्या हैं। ये एक तरह से मौन रहकर सीखने का दौर है, जहां आप अपने आसपास के माहौल, लोगों के कौशल और प्रक्रियाओं सोख रहे होते हैं। इसी से जुड़ा है अगला पड़ाव, अप्रेंटिसशिप, मतलब अप्रेंटिसशिप फेज, किसी उस्ताद या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सीखने का दौर। हाँ, अप्रेंटिसशिप, शागिर्दी का दौर। इन अंशों में कहा गया है कि इस दौर में धीरज रखना बहुत जरूरी है और शुरुआती सालों में सिर्फ और सिर्फ सीखने पर ध्यान देना चाहिए, नतीजों की चिंता किए बिना। ये आज की तेज रफ्तार दुनिया में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, जहां हर कोई जल्दी नतीजा चाहता है। बिल्कुल मुश्किल लग सकता है, और यहीं पर वो अंदरूनी लगन और लंबी अवधि का लक्ष्य काम आता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये बुनियाद मजबूत करना। इसमें कई साल लग सकते हैं और इसमें तुरंत पहचान या सफलता की उम्मीद रखना वो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। ये वो समय है जब आप गलतियां करके सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने हुनर की नींव रखते हैं। और जैसा आपने कहा, यहीं पर एक अच्छे गुरु या मेंटर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, जिसका जिक्र अगले बिंदु में है, यानी किसी माहिर से सीखना। सही कहा। छठा बिंदु इसी पर केंद्रित है, एक अच्छा मेंटर या गुरु ढूंढना, उनके तजुर्बे से सीखना, और सबसे जरूरी बात, उनसे सवाल पूछने या उनके सामने गलतियां करने से झिझकना नहीं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा गाइड आपको न सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता है, बिल्कुल, बल्कि उन गड्ढों से भी बचा सकता है जिनमें आप अकेले शायद गिर जाते। पर सवाल ये है कि एक अच्छा मेंटर कैसे चुने? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक अच्छा मेंटर वो है जिसके काम और मूल्यों से आप प्रभावित हो, जिसके पास वो अनुभव हो जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो फीडबैक देने में ईमानदार हो। ग्रीन की किताब का सार ये भी कहता है कि मेंटरशिप एक गतिशील रिश्ता है। आप सीखते हैं, उनके अनुभव का निचोड़ हासिल करते हैं, जो आपकी सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यहीं पर एक आप कह सकते हैं नाजुक संतुलन की बात भी आती है।
स्रोत इस पर जोर देता है, जैसा कि 5वें मुख्य सबक में भी है, कि मेंटर से सीखें जरूर, पर अंततः अपना एक अनूठा अंदाज, एक यूनिक स्टाइल वो विकसित करें। ये संतुलन साधना शायद सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। कब तक किसी के दिखाए रास्ते पर चलना है और कब अपनी पगडंडी बनानी है, मेंटर की छाया से निकलकर अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। ये सवाल प्रवीणता के सफर का एक अहम हिस्सा है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन संकेत यह है कि जब आप बुनियादी सिद्धांतों और तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं, जब आप अपने मेंटर की सोच को समझ लेते हैं, तब वक्त आता है प्रयोग करने का, सीखी हुई चीजों को अपने तरीके से जोड़ने तोड़ने का। ये एक तरह से मेंटर के प्रति सम्मान दिखाते हुए ही उनसे आगे बढ़ने जैसा है, उनकी नींव पर अपनी इमारत खड़ी करना। इसी से हम अगले महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सक्रिय अभ्यास। हाँ, सीखने और मार्गदर्शन के बाद बारी आती है खुद मेहनत करने की। चौथा बिंदु है नियमित अभ्यास या डिलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी रोजाना पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करना। सिर्फ घंटों तक दोहराना नहीं, बल्कि उन हिस्सों पर ज्यादा मेहनत करना जो मुश्किल लगते हैं, और लगातार अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे से बाहर निकलना। इसी से जुड़ा है 7वां बिंदु, स्किल डेवलपमेंट, यानी डेवलप की स्किल्स। मतलब एक एक करके जरूरी स्किल्स में महारत हासिल करना, फिर उन स्किल्स को मिलाकर कुछ बड़ा और अनूठा बनाना, और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करना। बिल्कुल। डेलिब्रेट प्रैक्टिस या सोच समझकर किया गया अभ्यास महज रटने या घंटों तक एक ही चीज दोहराने से बहुत अलग है और कहीं ज्यादा प्रभावी है। यह साधारण अभ्यास नहीं है। इसमें आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उन्हें सुधारने के लिए खास तरीके अपनाते हैं और लगातार अपनी क्षमता की सीमाओं को चुनौती देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे वजन उठाकर मांसपेशी को मजबूत करना। आप उसे चुनौती देते हैं ताकि वो विकसित हो। कुछ शोध बताते हैं कि इस तरह का केंद्रित अभ्यास दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, और जब आप अलग अलग स्किल्स को जोड़ते हैं, जैसा 7वें बिंदु में कहा गया है, तो आप महज कई हुनर जानने वाले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनते हैं, बल्कि उन स्किल्स का एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण तैयार करते हैं जो आपको भीड़ से अलग करता है। यही विशेषज्ञता, प्रवीणता की पहचान बनती है। यानी सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में सोच समझकर की गई मेहनत। तब जब अवलोकन, मार्गदर्शन और अभ्यास से एक मजबूत नींव बन जाती है, तब क्या होता है? तब आता है वो रोमांचक पड़ाव जिसे इन अंशों में क्रिएटिव एक्टिव फेस कहा गया है, मतलब 8वां बिंदु। ये वो चरण है जहां आप सिर्फ सीखते नहीं, बल्कि सीखी हुई चीजों के आधार पर कुछ नया बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, और सबसे जरूरी कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचे समझे जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं। ये नियमों को जानने के बाद उन्हें तोड़ने या उनसे परे जाने का दौर है। क्या ये वही चरण है जहां असली इनोवेशन या नवाचार होता है, जहां लोग अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करते हैं जो पहले नहीं हुआ? काफी हद तक, हाँ। ये वो अवस्था है जहां आपका ज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है और कौशल इतने सहज कि आप अलग अलग विचारों को जोड़कर पैटर्न देखकर कुछ मौलिक रच सकते हैं। यहाँ जोखिम लेने का मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं है, बल्कि अपनी समझ और अनुभव के आधार पर मौजूदा सीमाओं को आगे धकेलना, नए रास्ते तलाशना है। ये एक तरह से अपनी ही स्थापित समझ को चुनौती देना भी है, ताकि कुछ बेहतर सामने आ सके। और जाहिर सी बात है कि जब कोई नया रास्ता तलाशेगा, प्रयोग करेगा, तो गलतियां भी होंगी, असफलताएं भी हाथ लगेंगी। इसीलिए शायद 9वां बिंदु इतना महत्वपूर्ण है, गलतियों से सीखो या लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इसमें असफलता को स्वीकार करने, हर चूक को एक सबक बनाने और हार के डर से रुक जाने के बजाय उससे सीखने पर जोर दिया गया है। ये मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव लाने जैसा है। बिल्कुल, ज्यादातर समाज या हमारी परवरिश हमें असफलता से डरना सिखाती है, उसे व्यक्तिगत कमी या अपमान की तरह देखना सिखाती है। लेकिन प्रवीणता के रास्ते पर चलने वालों के लिए, जैसा ये अंश बताते हैं, असफलता एक जरूरी हिस्सा है। वो सीखने का एक जरिया है, एक कीमती फीडबैक है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, ताकि आप अपना रास्ता बदल सकें या सुधार सकें। ये लचीलापन, ये गिरकर दोबारा उठने की क्षमता उसी गहरी लगन और स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य से आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अगर आपकी नजर मंजिल पर है और इरादा पक्का है, तो रास्ते के पत्थर आपको रोक नहीं पाते, बल्कि आप उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये नजरिया अपनाना ही अपने आप में एक बड़ी जीत है, सही का।
तो अवलोकन, शागिर्दी, गुरु, अभ्यास, प्रयोग और गलतियों से सीखने के बाद अंत में आता है 10वां बिंदु, जी। मास्टरी हासिल करना, यानी अचीव मास्टरी। यस। ये क्या अवस्था है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है? इन अंशों के अनुसार मास्टरी या प्रवीणता वो शिखर है जहां सालों का ज्ञान और अनुभव मिलकर एक हो जाते हैं। आपके स्किल्स इतने सहज और स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि आपको उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। वो बस आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। आप जटिल परिस्थितियों को भी तुरंत समझ लेते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती है। इस अवस्था में आप न सिर्फ अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं बल्कि अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। सारांश इसे खूबसूरती से समेटता है। मास्टरी बराबर है गहरा ज्ञान प्लस सहज बोध प्लस अभ्यास का तालमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास्टरी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल सही। ये कोई अंतिम स्टॉप नहीं है। ये एक ऐसी ऊंची अवस्था है जहां सीखना और विकसित होना जारी रहता है, लेकिन एक अलग स्तर पर। आपकी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि आप चीजों को उस तरह से देख पाते हैं जैसे दूसरे नहीं देख पाते। आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। और अगर हम इन अंशों के मुख्य सबकों को देखें तो वो इसी पूरी यात्रा का सार हैं। पहला, सच्ची लगन और अथक मेहनत मिलकर ही प्रवीणता लाते हैं। दूसरा, महारत के लिए लगातार सीखना और सोच समझकर अभ्यास करना अनिवार्य है। तीसरा, धीरज और एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के बिना ये संभव नहीं। चौथा, गलतियों और असफलताओं को सीखने और सुधरने का मौका समझें, उनसे डरे नहीं। और पांचवां, मार्गदर्शन जरूर लें, किसी गुरु से सीखें, लेकिन आखिरकार अपनी मौलिकता, अपना अनूठा अंदाज जरूर विकसित करें। तो रॉबर्ट ग्रीन की किताब के इन अंशों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचना सिर्फ किस्मत या पैदाइशी हुनर की बात नहीं है। ये एक सफर है, एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपनी सच्ची लगन, सही रणनीति, समर्पित अभ्यास, मार्गदर्शन लेने की इच्छा और असफलताओं से सीखने की हिम्मत के जरिए तय कर सकता है। हम और यहीं पर एक विचार करने लायक बात सामने आती है जो शायद हमें आगे सोचने पर मजबूर करे। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मेंटर से सीखें, बाहरी ज्ञान हासिल करें, लेकिन साथ ही अपना अनूठा अंदाज विकसित करें। इस अद्वितीय शैली या मौलिकता का असल मतलब क्या है? कैसे कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से सीखे गए ज्ञान, तकनीकों और गुरुओं की शिक्षा को अपनी अंदरूनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपनी सहज समझ और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ मिलाकर कुछ ऐसा रच सकता है जो सिर्फ उसका अपना हो, कुछ विशिष्ट, शक्तिशाली और मौलिक। बाहर से मिले ज्ञान और अंदर की आवाज का ये संगम कैसे होता है और कैसे ये संगम ही शायद सच्ची प्रवीणता की पहचान बनता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर हर वो व्यक्ति सोच सकता है जो अपने चुने हुए